मतलब रूस से आयात को पूरी तरह बंद कर देगा इंडिया। अमेरिका ने अब टैरिफ को घटाते हुए 18% कर दिया। अब भारत अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करेगा, $500 बिलियन का। अमेरिका मजबूर हुआ इसके लिए, वो जानता है कि 1.5 बिलियन का मार्केट कैसे छोड़ सकता है। लेकिन फिर वाणिज्य मंत्री को आना पड़ा और उन्होंने साफ कहा कि हमारे सेंसिटिव सेक्टर एग्रीकल्चर और डेयरी के साथ भारत कोई समझौता नहीं करेगा। गुड इवनिंग, नमस्कार। बात करते हैं आज इंडो यूएस न्यू टैरिफ डील की, जिसके बाद ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में यह बहुत ही चर्चित विषय बन गया कि आखिर इस डील का उद्देश्य क्या है और इस डील में आखिर छुपी हुई बातें क्या हैं। जैसे ही यह डील होती है, वैसे तो इस डील को अभी हम डील का पूरा प्रारूप सामने नहीं आया है, ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया है, पर सबसे पहले ट्रंप साहब का एक ट्वीट आता है। वो तो ट्रुथ सोशल पर भेजते हैं अपना मैसेज, और उन्होंने 2-3 बातें जो साफ कहीं, आवर अमेजिंग रिलेशनशिप विद इंडिया विल बी इवन स्ट्रॉन्गर गोइंग। और फिर उन्होंने उसमें कुछ बातें ऐसी कही कि अब इसमें 3-4 बातें ऐसी थीं, खासकर मुख्यतः अगर 3 बातों को लिया जाए। एक, उन्होंने कहा बाई अमेरिकन, और बाई अमेरिकन के तहत उन्होंने कहा कि $500 बिलियन अब भारत अमेरिका से खरीद करेगा। दूसरा, इसमें कहा कि भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को घटाते हुए धीरे धीरे जीरो ले आएगा। वो कहते हैं कि दे विल herewise move towards to reduce their tariff and non-tariff barrier against the United States to zero। इसका मतलब है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को धीरे धीरे घटाकर जीरो ले आया जाएगा। और क्यों इन्हीं बातों पर फिर कंट्रोवर्सी हुई, पूरा विषय क्या है देखते हैं। और तीसरा, उन्होंने कहा कि रूस से तेल भारत जीरो कर देगा आयात, मतलब रूस से आयात को पूरी तरह बंद कर देगा इंडिया। और इसीलिए अमेरिका ने अब टैरिफ को घटाते हुए 18% कर दिया। यह न्यूज जैसे ही आती है कि विल चार्ज ए रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग इट फ्रॉम 25% टू 18%। हम इस विषय का विश्लेषण करते हैं। पहले देखिए यह न्यूज आती कैसे है। तो आती है एक ट्वीट से, और उस ट्वीट में 25 से 18% को घटाने की बात की गई टैरिफ को, और 3 मूल बातें की गई। अब भारत अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करेगा, $500 बिलियन का। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को जीरो कर देगा ग्रेजुअली, और रूस से तेल भी नहीं मंगाएगा। और इसीलिए माना गया कि भारत पर जो 50% का टैरिफ लगा दिया था, इसको कुछ इस तरह से देखते हैं या इससे पहले। इसी के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी ट्वीट आता है, एक्स आता है, और वो कहते हैं कि 1.4 बिलियन लोगों की, भारत के 1.4 बिलियन लोगों की तरफ से ट्रंप साहब को धन्यवाद और तारीफ भी करते हैं। और ये तो करनी पड़ेगी कि ट्रंप्स लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। थोड़ी फ्लैटरिंग भी है और करना भी चाहिए। अगर ट्रंप साहब केवल इस बात से खुश हैं तो खुश होकर अपना राष्ट्रीय हित पूरा करना भी विदेश नीति, कूटनीति का हिस्सा है। और ये 2 बातें आई मोदी जी और ट्रंप के इस ट्वीट के बाद। अब भारत में 2 तरह के खेमे बढ़ गए, विशेषज्ञ बन गए। और वैसे भी सोशल मीडिया जब से आया है तो हर व्यक्ति आईआर का, कूटनीति का, इकोनॉमी का, टैरिफ का विशेषज्ञ बन चुका है। बहुत सारे विश्लेषण सुनेंगे और ठीक है, अपने अपने पक्ष हैं। अब यहां से 2 मुद्दे बड़े साहब, भारत में 2 खेमे देखे गए। एक जिसने समर्थन करना शुरू कर दिया, और फिर से अगर हम लाइट वर्ल्ड में कहें तो एक खेमा नरेंद्र धुरंधर का था। उन्होंने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब अमेरिका भारतीय शर्तों के साथ समझौते के लिए अंततः
मान गया। भारत की सरकार ने उसे मजबूर किया कि टैरिफ के साथ कटौती करके वो भारत की शर्तों पर आए। तो दूसरा पक्ष था जिसे विपक्ष कहा जाए, कुछ लोग आलोचक थे, उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, और उन्होंने कहा कि भारत ने कंप्रोमाइज कर लिया। और खासकर कुछ ऐसे सेंसिटिव इशू हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारे ट्रेड में, उसको लेकर सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए जाने लगे। और हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में आप कृषक विद्रोह, डेयरी सेक्टर से अनरेस्ट, कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये सब देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत इतना वाइब्रेंट लोकतंत्र है कि वो इतना भी इंतजार नहीं करता कि सही दस्तावेज तो आने दीजिए। याद रखिए, ये दोनों बातें केवल ट्वीट पे आई हैं, अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया है, अभी पूरा ड्राफ्ट नहीं आया है। एक एक सेक्टर में किस तरह टैरिफ की दर कम की गई है, क्या व्यवस्था की गई है, इस पे अभी बात नहीं हुई है। लेकिन भारत में बेचैनी और यूट्यूब पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखने का जो एक न्यूक्लियर बम्बार्डिंग है, शुरू हो चुका है। वी हैव टू वेट। ये टैरिफ डील नहीं, ये टैरिफ डील की अनाउंसमेंट मात्र है, जैसा कि बाद में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी स्पष्ट कह दिया है। तब भी अभी वेट करना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बीच जो क्लियरिटी है और जिस कारण से कंफ्यूजन हुआ, उस बात को तो हमें देखना ही चाहिए। सबसे पहले अगर हम ये देखें, आप सबको याद होगा ट्रंप 2.0 जब जनवरी में उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला, तो अप्रैल 2025 में उन्होंने भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। और रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद अगस्त में पेनाल्टी लगाते हुए, चूंकि हम रूस से तेल लेते हैं, रूस से तेल का बहाना करके फिर 25% की पेनाल्टी लगा दी। कुल मिलाकर भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में भारत भी शामिल हो गया। 50% हमारा टैरिफ हो गया। और अब ये घटकर अगर 18% आता है, जो 2 फरवरी 2026 की घटना इस ट्वीट की, ये सही में एक अचीवमेंट है। इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि अमेरिका ने अभी किसी को नहीं छोड़ा। अमेरिका के बारे में हेनरी किसिंजर के उस शब्द को याद रखिएगा कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना भयावह है और भी खतरनाक है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। और ऐसे में इसी यूएस ने अपने एलाइज, नाटो पार्टनर्स तक नहीं छोड़ा। ईयू, यूके, जापान, साउथ कोरिया, जो एलआई है, उन पे भी 15% का टैरिफ लगा है। और 15% के टैरिफ के बाद अभी सबसे कम अगर टैरिफ देखा जाए तो ये अगर 18% कंटिन्यू रहा तो भारत पर है। क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों पर भी ये 20% है, पाकिस्तान पर भी ये 19% है। इसका मतलब यह है चाइना पर ये 34% है, 34% है। तो बड़ा ही क्लियर है कि अगर एलआई को छोड़ दिया जाए तो 18% अगर टैरिफ है, तो भारत वह देश है जिस पर अमेरिका ने एलआई के अलावा सबसे कम टैरिफ अब लगाया। हमें यह भी याद रखना इकोनॉमी में कि आखिर यूएस भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। भारत और अमेरिका के बीच अगर हम, चूंकि टैरिफ के बाद के डेटा भी आएंगे, अगर हम 2024-25 का आंकड़ा देखें तो हमारे बीच जो लगभग $130 बिलियन का व्यापार है, उसमें भारत सरप्लस की स्थिति में है। भारत $45 बिलियन के लाभ की स्थिति में है, जो एक तरह से कहें कि भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और अमेरिका से इंपोर्ट कम होता है। इसका मतलब यह है, और ट्रंप साहब शुरू में आए तो उनको सबसे बड़ा दुख इसी बात से हुआ कि सभी देश जो अमेरिका से अभी व्यापार कर रहे हैं, ऐसे जो इमर्जिंग नेशन हैं जो और पावरफुल बन सकते हैं, उसमें देखा गया कि अमेरिका को व्यापार घाटा बहुत हो रहा था। और इसी चिंता को, इसी बात को ट्रंप ने अपनी नीति का प्रमुख
अवयव बना लिया, कंपोनेंट बना लिया और कहा 45 बिलियन डॉलर की चीज को तो हम कैसे भी संतुलित करेंगे। और उन्हें किसी ने सजेशन दे दिया, टैरिफ लगा डालो। तो टैरिफ के द्वारा भारत, तो एक चीज तय हो गई इस आंकड़े से कि भारत और यूएस का व्यापार बड़ा व्यापार है और इसमें भारत फायदे की स्थिति में है अमेरिका की तुलना में। और लगभग हर साल अगर आपको 45 बिलियन डॉलर का फायदा हो रहा है तो भारत के लिए, चाहे वो पूरी इकोनॉमिक स्थिति को अगर देखा जाए तो बहुत फायदेमंद था। और एक बात और कि भारत लगभग 18%, भारत जितना विश्व को निर्यात करता है, टोटल एक्सपोर्ट का 18% वो केवल यूएस को निर्यात करता था। तो अमेरिका हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जो लोग इसका विश्लेषण करते हैं, अरे अमेरिका की जरूरत क्या है, अन्य देशों से कर लीजिए। अरे भाई जरा ये समझिए कि यूएस जिस तरह की मार्केट है और जो भारत की सामग्री जो तैयार होती है वो कौन सा देश खरीदेगा? क्या अमेरिका की जगह चाइना ले सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। रशिया ले सकता है? नहीं, क्योंकि जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट की अभी ताकत है, उसका मेन बाजार अमेरिका और ईयू है। इसीलिए हमारे लिए बड़ा जरूरी था। सोचिए 1/5 हमारे टोटल एक्सपोर्ट का केवल एक देश के पास जाता था, अमेरिका के पास, यूएस के पास। इसलिए यह डील बड़ी जरूरी थी और हमें टैरिफ से घाटा था। ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रोथ रेट जो सभी ने सबसे विश्व में सबसे बेहतर आंकी है, जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% की, इन सबके बावजूद टैरिफ का घाटा यह था कि जब से टैरिफ लगा है तो माना जा रहा है कि लगभग भारत से 29% जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिका को, उसमें गिरावट आ गई। 29% की गिरावट है, मतलब 1/3 मूल्य की गिरावट हो गई। और अगर हो गई तो घाटा तो है। अगर हम ऐसे देखें आंकड़ों में, तो जीडीपी का मान लो 0.2% घाटे की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन घाटा तो था। और खासकर जो हमारी इंडस्ट्री, जो हमारे एक्सपोर्टर थे, वो बहुत परेशान थे। जिस तरह जियोपॉलिटिक्स दुनिया की उलझी हुई थी, कोविड-19 के बाद तुरंत रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, इजराइल पैलेस्टाइन हो गया, लाल सागर में हूतियों ने मिसाइल से पूरे स्ट्रेट को तोड़ दिया और ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने सब कुछ टेरराइज कर दिया। ऐसे में एक स्टेबिलिटी के लिए यह सब चीजें देखना जरूरी था। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि भाई ये कौन सी बात हो गई। सबसे पहले अगर देखा जाए, लोग कहेंगे 22 से पहले या 24 तक देखा जाए, तो 24 तक तो लगभग अमेरिका जो है, अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर जो औसतन टैरिफ लगाता था वो 2.5% लगाता था। औसतन अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग टैक्सेस थे, लेकिन औसतन टैरिफ अमेरिका भारत पर 2.5% लगाता था और इंडिया यूएसए पर लगभग 13.5% का लगाता था। तो ऐसा नहीं था कि टैरिफ 0 था। तो कुछ लोग यह भी कहेंगे कि अगर मान लीजिए भारत ने 0 कर दिया, जैसा अमेरिका क्लेम कर रहा है ट्रंप का मैसेज, और यूएसए ने 18% कर दिया, तो यह तो भारत के लिए उल्टा हो जाएगा और निसंदेह हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम माने क्यों? अभी ट्वीट के आधार पर पूरी इस पॉलिसी को समझ लेना, अपनी बातों को कहना ठीक नहीं होगा। अब एक तरफ हम यह भी देखते हैं कि चूंकि अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए रखना भारत के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो अभी जो नया दौर है जिसमें एआई की बात है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात है, एविएशन इंडस्ट्री की बात है, आईटी इंडस्ट्री की बात है, इन सारी चीजों में हमें अमेरिका के सहयोग की जरूरत है। हमारे लिए वो हमेशा से बेहतर व्यापारिक भागीदार बनता रहा है और खासकर 2024 आते आते तो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि हम सरप्लस की स्थिति में थे। अब यहां पर जो बात आती है कि आखिर पॉजिटिव क्या होगा और क्यों कहा गया नरेंद्र धुरंधर, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए।
आप देखिए जैसे ही टैरिफ लगा बहुत सारे देशों ने बयान देना शुरू कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान की बात क्या की जाए, इतने बड़े मुद्दे पर वो सरेंडर हो गया, घुटनों पर सारी बात मानता चला गया। भारत ने पेशेंस से काम लिया। आप देखते होंगे हमारे यहां के नेताओं ने, हमारे यहां सोशल मीडिया के सूरवीरों ने खूब उकसाने की कोशिश की कि ट्रंप को जवाब दो, मुंहतोड़ जवाब दो, तुम 18% लगाओगे तो हम 36% लगाएंगे। कबड्डी हो रही है क्या? ये कोई खेल नहीं है, ये गली की चर्चा, चाय की चर्चा नहीं है। आईआर और कूटनीति के मुद्दे बड़े संवेदनशील होते हैं और यहां शब्द से ज्यादा मौन महत्वपूर्ण होता है। और धैर्य और साइलेंस ने सही में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। हमने ट्रंप की किसी भी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर में श्रेय लेने की बात कही, नोबेल प्राइज, पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन में भारत का समर्थन लेना चाहा। साथ ही साथ अभी गाजा पीस प्लान में जो इंटरनेशनल पीस बोर्ड बन रहा है उसमें भारत को आमंत्रित किया, भारत ने अभी उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। ये बहुत सही होता है कई बार मौन, और बुद्ध का देश है, बुद्ध ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि जब निरर्थक प्रश्न हो तो मौन से बेहतर उत्तर नहीं होता। और हमने पेशेंसली अपना काम करना शुरू कर दिया, और जब पेशेंसली काम करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले और काम ऐसा किया, याद रखिए जो लोग इसे सोच रहे हैं एक दिन की बात, अमेरिका मजबूर हुआ इसके लिए। वो जानता है कि 1.5 बिलियन का मार्केट कैसे छोड़ सकता है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बेहतरीन जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया का। ऐसे हालात में जब 5 महीने में 5 बड़ी डील इंडिया ने करके यह दिखा दिया कि वो क्यों इमरजेंस पावर है और क्यों नरेंद्र धुरंधर है, ऑब्वियसली सरकार क्यों तारीफ की काबिल है। नंबर 1, आप पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले हमने यूके से एफटीए किया, दूसरे नंबर पे हमने ओमान से एफटीए किया, फिर हमने न्यूजीलैंड से किया, फिर हमने मदर ऑफ ऑल डील ईयू से किया, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। और तब जब ईयू से भी मदर ऑफ डील हो गया तो ट्रंप साहब को लगा कि कहीं यार हम पिछड़ ना जाएं, लेने के देने ना पड़ जाएं। क्योंकि दूसरे नंबर पे भारत अगर किसी देश को बहुत एक्सपोर्ट करता है तो वो है ईयू। अगर केवल यूएसए और ईयू को मिला दिया जाए तो भारत अपने कुल एक्सपोर्ट का 37%, 37% केवल इन्हीं 2 देशों को करता है। इसका मतलब यह है, और ईयू से जो डील हुई वो काफी बेहतरीन शर्तों पे हुई जिससे भारत को लाभ हो सकता था। ऐसे में अब अमेरिका को लगा कि कहीं हम लेट ना हो जाएं, और अमेरिका मजबूर हुआ भारत की पेशेंस से, भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से। और ऐसे में लगातार पिछले 5 बार की वार्ताओं से लगातार भारत का प्रतिनिधिमंडल पीयूष गोयल के नेतृत्व में अमेरिका में जाके चर्चा कर रहा है। और याद रखिएगा अमेरिका के पेपर में छपता है कि हमने टफेस्ट टैरिफ नेगोशिएटर से बात करके पक्ष मनवाया है। टफेस्ट टैरिफ नेगोशिएटर पीयूष गोयल को कहा गया। याद रखिए भारत को ट्रंप टैरिफ किंग कहा करते थे, और ऐसे में उनको लगा कि भारत पर टैरिफ लगाकर उसको घुटनों पर झुकाया जा सकता है। लेकिन भारत ने लगभग ट्रंप की सारी नीति, उनके कितनी बार कॉल आए और प्राइम मिनिस्टर ने फोन नहीं उठाया, और इन बातों के बीच में वो यूके, ओमान, न्यूजीलैंड, ईयू से डील करने लगा। अब अमेरिका मजबूर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और दूसरा जो फैक्टर था, भारत में अमेरिकी राजदूत आए सर्जेई गोर, और जब सर्जेई गोर का आना, जो साउथ एशिया का एक तरह से पूरा प्रतिनिधित्व कर चुके थे अमेरिका की तरफ से,
और सर्जेई गोर ने जिस दिन एम्बेसडर का पद संभाला था उसी दिन बोला था कि अमेरिका के लिए भारत की जगह कोई और नहीं ले सकता। इंडिया की मार्केट, इंडिया की पोटेंशियलिटी, इंडिया के स्ट्रेंथ को देखते हुए गोर पहले दिन से इस काम पे लगे थे कि कैसे भी करके भारत और अमेरिका के बीच डील कराई जाए। और ऑब्वियसली भले ही वहां से ट्रंप कुछ बोलते रहे, लेकिन सच यही था कि अमेरिका में जो प्रेशर ग्रुप है वो कह रहा था भारत के साथ डील कीजिए, नहीं हम बहुत घाटे में चले जाएंगे दीर्घकालिक। इन दो फैक्टर से लिवरेज मिला इंडिया को। इंडिया की सशक्तता इसी से उभरती है एंड दे आर कंपेल्ड, वो कंपेल्ड हुए कि हम टैरिफ कम करने के लिए आए और इस तरह से यह डील आगे बढ़ी। तो याद रखिए किसी एक दिन की बात नहीं है। टैरिफ लगाने के बाद से लगातार प्रयास भारत सरकार कर रही है, उधर से ट्रंप शासन भी कर रहा था बातचीत कि कैसे करके सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए। और इतने महीनों की बातें हमारा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे रणनीतिकार लगातार ये वार्ता कर रहे हैं और तब जाकर ये डील बनी। और हम चाय पर चर्चा करते हुए, दुकानों पर, गली में घूमते हुए ये बात करने लगते हैं कि भारत सरकार ने सब कुछ बेच दिया। थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। अब तो सबसे पहले लिवरेज मिला इन चीजों को देखते हुए, अमेरिका जरूर उसे लगा कि समझौता किया जाए। अब जब टैरिफ कम हो गया, 18% हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कई सेक्टर्स में भारत को फायदा पहुंचेगा। भारत को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर टैरिफ कम हुआ तो भारत को क्या फायदा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भारत का निर्यात है उसे बूस्ट मिलेगा। क्योंकि टैरिफ कम होने से जो भारत की वस्तुएं हैं वो सस्ती होंगी, और सस्ती होंगी तो ऑब्वियसली इसकी खरीद, इसकी डिमांड अमेरिकन मार्केट में बढ़ेगी। इसका मतलब सबसे पहले हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे पीयूष गोयल जी ने भी कहा कि यहां दूसरा पॉइंट है कि जो लेबर इंटेंस्ड, एक तरह से जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, जो श्रम गहन उद्योग हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा। हमारा जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, और इसका मतलब है कि इन दोनों फैक्टर से तुम्हारे यहां रोजगार में वृद्धि होगी। डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली हमारे यहां इंप्लॉयमेंट जनरेट होने लगेगा, और अगर नई चीजों की डिमांड आई तो और बेहतर है। और ऐसे में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, तो खासकर हमारे लिए टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स और सबसे बढ़कर एक और जेम्स एंड ज्वेलरी। भारत सबसे ज्यादा निर्यात इन वस्तुओं का करता है, और आप सब जानते हैं टेक्सटाइल और अपैरल, इसमें सबसे ज्यादा रोजगार देने की क्षमता है। भारत का वो उद्योग जो बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन करता है वो टेक्सटाइल है, और ऐसे में इसका मतलब तय है कि वो इंडस्ट्री है जिसकी बड़ी ज्यादा डिमांड थी, और खासकर भारत के लिए भी जरूरी था, क्योंकि यहां के लोगों को बेहतर और बड़ी मात्रा में रोजगार मिलता, और इसलिए इसको एक सुकून माना गया भारतीय दृष्टिकोण से। याद रखिए टेक्सटाइल के क्षेत्र में आपके लिए जो कंपटीटर हैं वो सोचिए, एलडीसी, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री होने के कारण बांग्लादेश है, पहले उस पर टैरिफ नहीं था। बांग्लादेश के अलावा वियतनाम, चाइना, ये सब है। अब देखो बांग्लादेश पर 20% है टैरिफ, वियतनाम पर भी 20% है, चाइना पर 34% है। इसका मतलब अगर एक कपड़ा हम 100 रुपए का भेज रहे हैं तो अमेरिका टैरिफ लगाने के बाद भारत का जो कपड़ा होगा 118 का होगा, जबकि बांग्लादेश का 120 का हो जाएगा। अब ये नहीं कि सर 2 रुपए का अंतर है, अरे क्वांटिटी इतनी जाएगी, ये $1 मिलियन तक पहुंच जाएगा लाभ, और $1 मिलियन ये जो गैप होगा तो ऑब्वियसली इससे डिमांड बढ़ेगी भारतीय
टेक्सटाइल की, एपरेंट्स की, जेम्स एंड ज्वेलरी की। तो 2 पॉइंट क्या हुआ, निर्यात बढ़ेगा, उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, लेबर इंटेंसिव जो हमारे लिए बड़ा जरूरी है, रोजगार के लिए, भारत जनसंख्या प्रधान देश है, और जब हमारे पास रोजगार रहेगा तो रोजगार परक उद्योगों में और इन इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। तीसरा जो लाभ है, अब भारत में चूंकि अमेरिका ने टैरिफ कम की है, उससे विश्वसनीयता बढ़ेगी, एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा, और एफडीआई को बढ़ावा मिलने से भारत में जो आधुनिक या नई तकनीक है उसका प्रवेश हो सकेगा। और इसी के साथ आप देख रहे होंगे रुपए, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो चला था, 92 तक पहुंच गया था, एशिया में सबसे कहो कमजोर करेंसी रुपया हो गया था। लेकिन और इसका कारण था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जब देखा उन्होंने कि अमेरिका का फेड रिजर्व अच्छा ब्याज दे रहा है, जियोपॉलिटिक्स उलझी हुई है, भारत में टैरिफ बढ़ने से अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है, तो उन्होंने भारत से पैसा निकालना शुरू कर दिया। 18 बिलियन डॉलर एक साथ हमारे यहां से ले जाया गया, और इसीलिए एक कंपोनेंट यह भी है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने लगा। लेकिन जब ऐसी सर्टेनिटी, विश्वास आएगा, निश्चितता आएगी, तो बट ऑब्वियस है एफआईआई निवेश करेंगे, और जब एफआईआई निवेश करेंगे, एफडीआई आएगा, तो बट ऑब्वियस है कि आपका रुपया मजबूत होने लगेगा, जो बहुत जरूरी है। और पांचवां इसी में फैक्टर है, जो हमारा व्यापार संतुलन है, या कहें चालू खाते का घाटा है, चालू खाते का घाटा यह भी कम होगा। वैसे ही हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हमारे एनर्जी प्रोडक्ट को, तेल और गैस मंगाने में हमारा बहुत पैसा जाता है, चूंकि हम अपनी जरूरतों का लगभग 90% इंपोर्ट करते हैं, और जब इंपोर्ट करते हैं तो पैसा सामान्यतः हम डॉलर में देते हैं। अगर अमेरिका के साथ टैरिफ कम हुआ, हमारा निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ने से हमारे पास पैसा आएगा, और अगर पैसा आया तो ऑब्वियस सी बात है चालू खाते का घाटा कम होगा। तो इन सब जो 4-5 इमीडिएट जरूरतें हैं, इन सबको देखते हुए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी इन्हीं चीजों को देखते हुए जब टैरिफ 18% कही गई, तो गोल्डमैन सैक्स बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में 0.2% की बढ़ोतरी का आकलन करते हुए कहा कि भारत की विकास दर अब 6.9% होगी। ये कोई सरकार, कोई दक्षिणपंथी, कोई भक्त नहीं, ये एनालिसिस और जो बाहरी कंपटीटर हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया। और निसंदेह ये फायदे होंगे, ये किसी भी एस्पिरेंट को पूरी तरह से समझना होगा कि इन क्षेत्रों में खासकर भारत को लाभ मिलने वाला है, और यही सबसे महत्वपूर्ण उद्योग हैं जिसके कारण भारत के कौन कौन से क्षेत्र सीधे सीधे प्रभावित होंगे, उसको देखना है। दूसरी तरफ नरेंद्र सरेंडर कहा गया या निगेटिव कहा गया, हमारे एलओपी ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि भारत को एक तरह से भारतीय हितों को बेच दिया गया, समझौता किया गया, घुटनों पे आ गया। और वो उनकी बात इस आधार पे कही गई क्योंकि यहां पर जो ट्रम्प साहब है उन्होंने लिखा, जब मैंने 3 पॉइंट कहा था, इसमें एक लाइन लिखी है कि बाई अमेरिकन एट मच हायर इन एडिशन टू ओवर $500 बिलियन, और इसमें कहते हैं कि अब भारत यूएस एनर्जी खरीदेगा, यूएस कोल खरीदेगा, भारत यूएस की इंजीनियरिंग गुड्स खरीदेगा, और इन सब बातों के साथ साथ देखिए लिखते हैं कि यूएस एनर्जी, कोल, टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली तकनीक खरीद लेते हैं भाई, यूएस टेक खरीदेगा, और इसी में एक शब्द है यू एग्रीकल्चर। अब यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा, इस बात के बाद संभावना और आलोचना होने लगी। निसंदेह अगर भारत एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर पर अगर समझौता कर रहा है, अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 0 कर रहा है, अपने मार्केट को खोल रहा है, तो निसंदेह कोई भी एनालिस्ट, कोई भी सही भारतीय सरकार की तारीफ नहीं कर सकता।
लेकिन जैसा मैंने कहा, यहां दो पॉइंट है। पहली चीज ये एक ट्वीट का मुद्दा है केवल, और वो भी ट्रंप की ट्वीट का। ट्रंप आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, पता नहीं। कितनी बार हमने, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने बार बार कहा ऑपरेशन सिंदूर उनके कारण रोका गया। क्या इस बात को आप मानते हैं? वो कहते हैं कि पिछले कुछ वर्ष दिनों में दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं सबको रोकने का श्रेय उन्हें देना चाहिए। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाते उन्होंने क्या क्या कहा है, तो कितनी विश्वास किया जाए। एग्रीकल्चर पर ट्रंप के ट्वीट से इस बात को ले जाना एक तरह से बौद्धिक शून्यता होगी, बौद्धिक दिवालियापन होगा। दूसरा, वो भारत जो शुरू से अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, अपने डेयरी सेक्टर के लिए जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल नहीं हुआ, जिसने अभी अभी ईयू से मदर ऑफ ऑल डील्स की और उसमें भी स्पष्ट कहा कि इन सेक्टर से समझौता नहीं किया जा सकता, तो ट्रंप कह रहे हैं तो आप कैसे मान लेंगे? और भारत, मैंने कहा ना, भारत ने किसी भी तरह से ऑफिशियल जवाब उस पर नहीं दिया है, लेकिन फिर वाणिज्य मंत्री को आना पड़ा और उन्होंने साफ कहा कि हमारे सेंसिटिव सेक्टर एग्रीकल्चर और डेयरी के साथ भारत कोई समझौता नहीं करेगा। हम लोग पिछले 11 सालों में जिस तरह सरकार को देख रहे हैं, हर बात पे आरोप लगता है, लेकिन यह तो देखना पड़ेगा कि यह सरकार इन सेंसिटिव मुद्दों पर बहुत ही सक्षमता के साथ खड़ी है। और खड़ी है तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, चरित्र को देखते हुए, यह कहना कि एग्रीकल्चर और डेयरी के साथ समझौता होगा, भारत कंप्रोमाइज कर लेगा अपने किसानों के हितों के साथ, डेयरी हितों के साथ, तो यह मानना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा किया गया है तो निसंदेह यह बहुत एक तरह से डरावना सीन होगा, भयावह दृश्य होगा, और ऑब्वियसली राजनीति इसे बहुत ही अलग तरीके से देखना शुरू कर देगी, और फिर हम भी कहेंगे कि यह कंप्रोमाइज हुआ है। अनाउंसमेंट के आधार पर और सरकार के चरित्र को देखते हुए, पिछले कई एफटीए को देखते हुए, मदर ऑफ ऑल डील्स के उदाहरण को लेते हुए, इसे मानकर अभी से व्यर्थ का प्रलाप करना सही नहीं है। और मैं मान के चलता हूं कि सेक्टर खोले गए होंगे, कुछ प्रोडक्ट, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आने दिया जा सकता है जहां पर भारतीय कृषक हितों की अनदेखी नहीं होगी, टक्कर नहीं होगी, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि हमारा प्राइमरी सेक्टर कंप्रोमाइज हो जाए, ऐसा उसको खोला गया होगा। तो पहला जो पॉइंट है, जो 3 प्रश्न पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, क्या हमने एग्रेरियन और डेयरी सेक्टर को खोल दिया है और जीरो कर देंगे? यह अभी ट्वीट के द्वारा इसे मानने की जरूरत नहीं है, वाणिज्य मंत्री ने भी ऑफिशियल आके बोल दिया है। और साथ ही साथ जो अभी पिछली डील्स हुई हैं और भारत ने अपना पक्ष हर मंच पे रखा है, इवन जब WTO की बात होती थी उसके मंचों पर, तब भी हमने कृषि से रिलेटेड अपने संरक्षण की बात को बनाए रखा। तो इसको देखकर लगता है अभी इसका उत्तर ना है, हम समझौता नहीं करने जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर जो दुनिया सुननी चाहती है, खासकर भारतीय सुनना चाहते हैं, क्या हम रूस से तेल जीरो कर देंगे? और रूस से तेल जीरो करके यूएस, और चूंकि यूएस ने अब वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, तो वेनेजुएला का तेल खरीदेंगे। इस बात को समझने के लिए भी ट्रंप साहब की थोड़ी शीघ्रता, उतावलेपन को देखना होगा। यह फिजिबल है क्या? वैसे बता दें कि रूस से जो भारत तेल लेता था, अगर हम 2022 के पहले देखें तो 2022 तक केवल अपने आयात का 2% केवल रूस से मंगाता था। और रूस में से, वहां से साखालिन क्षेत्र से, जहां खुद भारत तेल अन्वेषण कंपनियां थी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसा मौका मिला और ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए पश्चिमी देशों ने भी कहा कि भारत तेल खरीदो रूस से। और रूस हमारा पुराना दोस्त रहा है, उसने हमें सस्ते दर पर जब तेल लिया तो हमें तो फायदा है।
भाई हमारे राष्ट्रीय हित जिससे पूरा होगा, हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे अपने एनर्जी रिसोर्सेस का। और सबसे बढ़कर जब तेल की जरूरत है, अच्छा तेल सस्ते में मिल रहा है तो हम लेंगे। और रूस से लगभग 40% अपनी जरूरतों का तेल खरीदने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय आया, रूस का तेल गल्फ कंट्री के तेल के बराबर होने लगा। अब उतना फायदा नहीं था। अभी का आंकड़ा कहता है कि लगभग 22% हम अपनी जरूरतों का तेल रूस से आयात कर रहे हैं। तो बात समझने की जरूरत है। ऐसे ही हम 40% से 22% पे आ चुके हैं। धीरे धीरे कम होगा, और कम होने के बाद 22% तेल होने के बाद अगर मान लीजिए अमेरिका ने आपको सस्ता और अच्छा तेल देना शुरू किया, हमें तो डाइवर्सिफाई करना है, हमें वैसे ही 22% है और सस्ता अच्छा तेल मिलेगा, हम लेंगे। कोई भी सरकार, यह व्यवहारिक नीति है, याद रखिए। विदेश नीति में केवल एक ही चीज स्थायी होती है, वो है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। ना तो कोई स्थायी मित्र होता है, ना कोई स्थायी शत्रु। और नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा पूरे होते हैं हमारे, जहां से हमें बेटर एनर्जी रिसोर्स मिले। एक बात जरूर है कि वेनेजुएला की दूरी रूस की तुलना में भारत से ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस लेते हुए क्या तब भी हमें सस्ता तेल दे पाएगा? दूसरी बात, वेनेजुएला में बड़ा ही हाई डेंसिटी का ऑयल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, क्योंकि सल्फर की मात्रा ज्यादा है। तो क्या उस तेल की रिफाइनिंग के बाद हम तक कैसे पहुंचेगा? दूसरा प्रश्न, वेनेजुएला में समाजवादी सरकार ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर कर रखा था, चाहे ह्यूगो सावेज हो चाहे मादुरो हो। तो अभी तो ये कोई रॉकेट साइंस एक दिन की बात नहीं है ना कि गए अमेरिकी कंपनी वहां तेल निकालना शुरू कर दिया, रिफाइन करना शुरू कर दिया और बेचना शुरू कर दिया। इट विल टेक टाइम। अमेरिका इतने आसानी से वेनेजुएला में जाकर तेल निकालना, रिफाइन करना और उसका प्रोडक्शन के बाद उसे बेचना शुरू नहीं कर पाएगा, और भारत को जितनी जरूरत है वो पूरा नहीं कर सकता। तो एक अच्छा मौका है यार, अगर सस्ता मिलता है हम यूएस वेनेजुएला से लेंगे, हम इराक से लेंगे, सऊदी अरब यूएई सबसे लेंगे, उधर रशिया से भी लेंगे। हां, रशिया से जीरो कर देंगे। तो क्रेमलिन प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अब भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार यह खरीद कर सकता है, उसे इसका हक है। उसे जब जरूरत थी उसने रूस से खरीदा, अब उसे सस्ता तेल मिलेगा, वो दूसरी जगह से खरीद सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है। और अचानक जीरो कर देगा, इस बात को भूल जाइए। फिर से ग्रेजुअली हम कम करते जा रहे थे, क्योंकि एट पार जो महंगाई थी, जो तेल का दाम था, वो लगभग बराबर आ गया। और रूसी तेल महंगा होने लगेगा तो हम क्यों खरीदेंगे, हम तो 2% लेते थे। बट ऑब्वियस है ना, हमें 140 करोड़ लोगों के हितों को देखना है, हमें राष्ट्रीय हितों को देखना है, हमें अपने चालू खाते के घाटे को देखना है। ऐसे में रूस से तेल जीरो अचानक हो जाना, ये केवल एक तरह से बहस की बात है, राजनीतिक चोचलेबाजी है। ये अचानक नहीं होगा, और भारत यहां भी अचानक कंप्रोमाइज नहीं करने वाला, और इसलिए ग्रेजुअली कम करते हुए कहां तक जाएगा, ये वेट एंड वॉच का विषय है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, जरूरत के समय दोस्त रहा है, ऑपरेशन सिंदूर और बाकी घटनाओं को भी देखिए, और अब जैसे ही मौका मिला तो अमेरिका की जगह वरीयता दी अमेरिका को आपने और रूस को छोड़ दिया। याद रखिए, भावनाओं से विदेश नीति नहीं चलती। हमें रियलिज्म, ब्रॉडर रियलिज्म को अपनाना होगा। निसंदेह रूस हमारा विश्वसनीय दोस्त है, और ऐसा दोस्त है जिसने भारतीय मुद्दों पर वीटो तक किया है, खासकर जब गोवा पर ऑपरेशन विजय की बात हो रही थी। इन सारी चीजों को देखते हुए, लेकिन जैसे मैंने कहा, संवेदना से नहीं, और साथ ही साथ लोगों ने कहा कि हथियार भी और वेपन्स भी, युद्ध सामग्री भी जीरो कर देगा, ये सब बात नहीं हो सकती। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जब ये हालात नहीं थे तब भी हमने मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमारे पास ऑफर था अमेरिका का कि हम ही से लो। अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है थार्ड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम। हमने नहीं लिया,
और हमने रूस का S-400 खरीदा, और इस S-400 ने क्या ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को खत्म कर दिया, निस्तेज कर दिया, वो सबने देखा। तो ये तो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, तब से खेलना सीखिए। भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता महत्वपूर्ण है। ऑटोनॉमिक स्ट्रैटेजी है हमारी, हम निर्णय लेंगे हमें क्या भारतीय फायदे के लिए, हमारे राष्ट्र के लाभ के लिए अमेरिका की चीज चाहिए, यूरोप की चीज चाहिए, गल्फ की चीज चाहिए, या रशिया की चीज चाहिए। और इस तरह रशिया से हमारे रिश्ते खराब नहीं होने वाले, इस नजरिए को, इस बात को हटा दीजिए। ये हम आप बैठकर क्लास में, ये हम आप बैठकर अखबारों में, सोशल मीडिया पर, और जिनको थोड़ी समझ केवल सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान लेते हैं वो ऐसा सोच सकते हैं। अदरवाइज हमारे रिश्तों का रूट, हमारे रिश्तों की जड़ इतनी गहरी है कि इन सब चीजों से वह कमजोर होने वाली नहीं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है जिसका जवाब मिलना है, अचानक रशिया से तेल जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर है नहीं, धीरे धीरे कम होगा, इसका आंसर है हां। और क्या हमारे रिश्ते प्रभावित होंगे? कभी नहीं। और तीसरा जो क्वेश्चन है, इन्हीं 4 प्रश्नों का तो जवाब देना है। चौथा प्रश्न है कि भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को ग्रेजुअली जीरो ला देगा। तो क्या भारत अगर अमेरिका के सभी उत्पादों को धीरे धीरे जीरो कर देगा तो बट ऑब्वियस है बहुत घाटा होगा भाई। कोई भी सरकार इस तरह का बिजनेस, कोई भी सरकार इस तरह से, जिन जिन देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सेपा एग्रीमेंट हुआ है, उसके साथ भी हम सेलेक्टिव चीजों पर टैरिफ शून्य करते हैं। सब पे कर देना यह फिर कोरी कल्पना है। हां, कुछ ऐसी मदें होंगी जो अमेरिका प्रेशर देगा, जो अमेरिका चाहेगा, और भारत देखेगा कि वहां पर हमारे इंटरेस्ट कंप्रोमाइज नहीं हो रहे हैं, वहां पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर धीरे धीरे कम करते हुए, अचानक तो पहले तो जीरो नहीं होगा, क्रमशः होते हुए कुछ वस्तुओं पर जीरो हो सकता है, सब पे नहीं। और ऐसा कोई भी सरकार निर्णय नहीं ले सकती कि सभी चीजों पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को जीरो कर दिया जाए। अजीब सी बात हो जाएगी कि भारतीय वस्तुओं पर 18% का टैरिफ अमेरिका लगाए और अमेरिका की वस्तुओं पर भारत जीरो टैरिफ लगाए। फिर वो कंपटीशन कहां रहेगा? चूंकि वो विकसित देश है, उसके पास पैसा ज्यादा है, वो हर चीजों में जो उत्पादन करेगा जीरो टैरिफ के कारण, अगर उसी दर पर भारतीय वस्तु होगी, उसी दर पर अमेरिकी वस्तु होगी या उससे सस्ती होगी, तो बट ऑब्वियस है अमेरिकन गुड भारतीय मार्केट में आ जाएंगे। ये भी कोई भी बेहतर निर्णायक, कोई भी रैशनल थिंकर इस बात को नहीं मान सकता। हां, कुछ सेलेक्टिव चीजों पर यह हो सकता है। आप खुद देखिए, पहले 2.5% औसतन अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैरिफ लगता था, लेकिन अमेरिका औसतन 2.5% ही टैरिफ लगाता था और भारत अमेरिकी वस्तुओं पर 13.5% लगाता था। और तब जाकर भारतीय जो निर्यात था वो फायदे की स्थिति में था। तो अगर ऐसा होगा और ये उल्टा हो जाएगा एक तरह से, तो भारतीय वस्तुएं तो महंगी हो जाएंगी, और अगर महंगी होगी तो अमेरिकी बाजार में भी उसको रहना बड़ा टफ हो जाएगा। तो ऐसे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को जीरो कर देना, इस बात पर भी अभी पूरा दस्तावेज आने दीजिए, ज्वाइंट स्टेटमेंट आने दीजिए, तब यह चर्चा होगी। हां, इसका जवाब कुछ ऐसी वस्तुओं पर जहां कंपटीशन नहीं है, जहां भारतीय बाजार, भारतीय उत्पादकों को बड़ा घाटा नहीं होता, जहां बड़ी मात्रा में हमारे हित प्रभावित नहीं होते, वहां ग्रेजुअल कुछ चीजों पर टैरिफ कम किया जाएगा और जीरो किया जा सकता है। और चौथा और लास्ट प्रश्न है जो इसी ट्वीट से उभरा था कि भारत का $500 बिलियन भारत अमेरिकी वस्तुओं का आयात करेगा। अब यह भी बड़ी अजीब चीज है। आज भारत का जो इंपोर्ट बास्केट है वो $900 बिलियन का है। भारत सारी चीजों को मिलाकर $900 बिलियन का इंपोर्ट करता है, और $900 बिलियन के इंपोर्ट में लगभग आप मान के चलिए कि
लगभग कहें तो $50 बिलियन ही केवल अमेरिका से मंगाता है। और ये तब था जब टैरिफ नहीं था। $50 बिलियन अगर हम अमेरिका से केवल आयात कर रहे हैं, एक साल में 10 गुना $500 बिलियन मंगा लोगे। ये केवल ऐसा आंकड़ा लिखता है, जैसे कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने। एक ही दिन में राजा बन जाने वाली बात, हेरा फेरी अगर देखी हो तो जो अक्षय कुमार कहता है ना कि एक दिन में पैसे डबल डबल, ये वही वाली बात ज्यादा दिखती है। यहां कहीं भी $50 बिलियन है। अगर सर्विस सेवाओं को भी शामिल किया जाए और बहुत बढ़ा दिया जाए तो आज भारत अमेरिका $100 बिलियन के आसपास मान लीजिए जा पाएगा। $500 बिलियन की बात का मतलब यह है कि इसका मतलब भारत आधा से अधिक, मतलब लगभग 60% केवल और केवल अमेरिका से मंगाए और बाकी दुनिया को लगभग छोड़ दे। तो ईयू के साथ मदर ऑफ डील क्या थी भाई? चाइना, जिसके साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत है, लगभग $100 बिलियन का घाटा होता है हमें। चाइना के साथ हम $130 बिलियन के व्यापार के आसपास हैं, तो क्या मतलब वहां से वस्तुएं नहीं मंगाएंगे? ये सब बातें ऐसी हैं। तो $500 बिलियन की अमेरिकी वस्तुओं की खरीद, ये भी एग्जीगरेटेड डाटा है, बढ़ा चढ़ाकर डाटा है, क्योंकि टोटल हम 900 बिलियन का तो आयात ही करते हैं, हमारी बास्केट ही इतनी है, और 900 में से 500 केवल अमेरिका से थोड़ी खरीदने जाएंगे। हमें रशिया के भी उत्पादों की जरूरत है, हमें इजराइल के उत्पादों की जरूरत है, हमें फ्रांस के उत्पादों की जरूरत है, हमें जर्मनी की, हमें यूके की, हमें ऑस्ट्रेलिया की, हमें न्यूजीलैंड की, हमें गल्फ कंट्री की, ओमान की, हमें इन सब की जरूरत है। अतः इस बात को 500 बिलियन ये एग्जीगरेटेड है, इन सब बातों पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो इस डील को कहा जाए, दिस इज एक, कहा जा सकता है ये परफेक्ट डील की बात अभी सामने नहीं है, लेकिन एक गुड डील का साइन जरूर है। परफेक्ट डील तो नहीं है, गुड डील का साइन है। और अमेरिका और भारत दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। भारत कंप्रोमाइज कर जाएगा अमेरिका के साथ, अपने हितों का ध्यान नहीं रखेगा, कृषक और डेयरी उद्योग खोल देगा, इसका आंसर ना है। और चारों अनसुलझे प्रश्नों के लिए वेट एंड वॉच, और उसका मैंने एनालिसिस करके बता दिया आंकड़ों के साथ, केस स्टडी के साथ, कि वहां क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो आज इंडो यूएस की जो ये नई टैरिफ डील आई है, इसको हमें इसी नजरिए से देखना चाहिए कि अंततः अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय हितों और भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए एक विन विन सिचुएशन, फील गुड फैक्टर की ओर बढ़ते हुए 18% के टैरिफ पर सहमति जताई है। बार बार मीटिंग के चरण मैंने 5 बताए, और नेगोशिएशन की बात होगी, और जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा, जब ड्राफ्ट पूरा आएगा, तब जाकर सही हालात पता चलेंगे कि आखिर किस हद तक ये चीजें तय की गई हैं। और हमें यह लगता है कि हमें अपनी सरकार पर, भारत की विदेश नीति पर, कूटनीति पर, और पिछले कई संदर्भों को देखते हुए जिस तरह इस सरकार ने फैसला लिया, इस डील को इस रूप में देखना चाहिए कि जिस तरह भी जियोपॉलिटिक्स ग्लोबल उलझी हुई है, अनिश्चितता का वातावरण है, रुपए की वैल्यू गिर रही थी, उन सब में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिए और वैश्विक परिदृश्य में अपनी विश्वसनीयता को कायम करने के लिए यह डील भारत के लिए निश्चित ही एक तरह से पथ प्रदर्शक साबित होगी। और हमें अभी जो भी हमारे निर्णय हैं, जो भी हमारी अभी वस्तु स्थिति है, उसे डेटा रिलीज होने तक वेट करना चाहिए, और तब इस विश्लेषण को और सही संदर्भों में व्याख्यायित करके देखना चाहिए। धन्यवाद।